नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। क्षमा चाहता हूं, आज 1 बजे क्लास तकनीकी समस्या से और सर्वर की समस्या से नहीं हो पाया। तो चिंता ना करें, ये हमारी क्लास लाइव सेशन चल रहा है और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों, आज का विषय जानने से पहले कुछ मैं बातें आपको चैनल के बारे में बता दूं कि ये चैनल हमारा प्रतिदिन लाइव सेशन क्लास स्टार्ट होती है। इस पर सुबह 9:30 बजे करंट अफेयर क्लास प्रतिदिन होती है और दोपहर 1 बजे आप सभी का जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है और ठीक रात 9 बजे जीएस फाउंडेशन पार्ट 2 चल रहा है। तो आप सभी से निवेदन है और इस क्लास को करें, आप सभी के लिए फ़ायदा होगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दिया जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान करके पढ़ें, हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करें और इसमें आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी टॉपिक की। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में तथा प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको जानने की आवश्यकता है। और तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और चलिए हम अपने मुख्य टॉपिक पर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो स्टार्ट करने हैं हम अपने टॉपिक को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सभी डाउट का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो विश्व के प्राकृतिक प्रदेश तथा प्राकृतिक वनस्पति जो कि जानने की ज़रूरत है, जो कि हम आज वो टॉपिक को पढ़ेंगे। यानी कि प्राकृतिक प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होता है जिसकी जलवायु, वनस्पति एवं मृदा में एक रूपता पाई जाती है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि जलवायु पे भी चीज़ें डिपेंड होती हैं। वास्तव में प्राकृतिक प्रदेश की प्रमुख निर्धारक जलवायु होती है एवं प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत बहुत ही कम विविधता पाई जाती है। यानी कि हर एक प्रदेश की अलग अलग जलवायु देखने को मिलता है, जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते भी हैं इस चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं और इसी विषय पर हम आज पूर्ण रूप से चर्चा भी करेंगे और आपको मैं मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये देखिएगा, मैं मैप के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलता है। ये देखिएगा, जहाँ पे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, जहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहा है, मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, जहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहा है, 1 मिनट में जूम और कर दूँ, ये जहाँ पे आपका ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं। यानी कि यहाँ पे इन सभी जगहों पे पानी के कलर से दर्शाया गया इसको, और इन सभी जगहों पर वर्षा अधिक होती है। यानी कि इन सभी जगहों पे आपका जो है रेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। जहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है, देख रहे होंगे आप सभी स्क्रीन पर, जहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है ग्रास लैंड के रूप में जाना जाता है, घास के लिए जाना जाता है। और जहाँ पे आपका ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है टेम्परेट फॉरेस्ट के रूप में, ये आपका जो है टेम्परेटेड फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। और जहाँ पे येलो येलो दिखाई दे रहा है, येलो कलर में इंडिकेट है, येलो कलर में इंडिकेट है, दिखाई दे रहा है, ये आपका डेजर्ट है, मरुस्थल। और फिर इसके ऊपर चलें और बात करें तो यहाँ पे आप जो है चपरल, ये आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्राउन कलर में, ये आपका चपरल रूप में देखा जा रहा है। अब आपका जो है थोड़ा सा इधर देखिएगा, ये आपका है टुंड्रा, ये जो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में दिखाई दे रहा है, ये आपका टुंड्रा है। टुंड्रा आप लोगों ने पढ़ा भी है और मैंने पढ़ाया भी है। और टुंड्रा के बाद हम बात करें टेंगा, है ना, टेंगा वन, जो कि आप देखिए टेंगा वन, ये आपका कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा बैगनी कलर में, जो ये आपका टैगा वन के रूप में जाना जाता है। तो ये था, ये सारी जगहों, ये सारे जो इंडिकेट्स हैं, ये सभी को आपको जानने की आवश्यकता है। और ये मैप पर मैंने बताया है, आप ध्यान से देखिएगा। जो कलर है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ ध्यान से, ये आपका जो बैगनी कलर जिसे आप बोलते हैं,
बैंगनी कलर आप दिखाई दे रहा है, ये आपका टैगा 1 है ना, टैगा 1। जो बैंगनी कलर और मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है वो टैगा 1 है। और आप जो है ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर देखिए ऑरेंज ऑरेंज है, जो ये ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है ये आपका जो है, ये ऑरेंज कलर आपका जो है टुंड्रा 1 है। ऑरेंज कलर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे टुंड्रा 1 देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, तो चपरेट दिखाई दे रहा है, चपरेल टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको भी आप समझने का प्रयास करिएगा। और जहाँ पे येलो दिखाई दे रहा है, ये आपका येलो जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका जो है मरुस्थल के रूप में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ आप टेम्परेटेड फॉरेस्ट की बात करें तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये आपका जो है टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट। और जहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये आपका जो है ग्रास है, ये आपका ग्रास लैंड के रूप में जाना जाता है। और ब्लू, जहाँ पे ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है रेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे ब्लू दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस मैप को समझ लिया होगा, और कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने मैप को आसानी पूर्वक चीज़ों को समझा होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि उष्ण आर्द्र विषुवतीय या भूमध्य रेखा जलवायु पे बात करते हैं। पहले हम उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे, पहले हम उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जानना, इम्पोर्टेंट है जानना भाई, क्योंकि इम्तिहान में पूछा जाता है, इम्तिहान में पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। उष्ण आर्द्र विषुवतीय या भूमध्य रेखा जलवायु, यानी कि स्थिति और विस्तार की बात करें तो मोटे तौर पर आपका 0 अक्षांश से लेकर के 5 अक्षांश अक्षों के बीच ये जलवायु अफ्रीका के कांगो बेसिन और दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, ब्राजील तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया में पाई जाती है। याद रखिएगा कितने डिग्री से, 0 अक्षांश से लेकर के 5 अक्षांश के बीच में आपका भूमध्य रेखा जलवायु देखने को मिलता है। किस देशों में, तो ये जलवायु अफ्रीका के कांगो बेसिन में, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, ब्राजील, और आपका जो है दक्षिण, है ना, और दक्षिण पूर्वी एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया में पाई जाती है। इस ग्लोबल के, ये जो ग्लोबल के लगभग 10% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है, फैलाव देखने को मिलता है। ये संसार के लगभग 5% जनसंख्या, यहाँ लगभग संसार के लगभग 5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये चीज़ें रॉकेट साइंस नहीं है, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जलवायु कैसी होती है यहाँ पे, तो हमें जलवायु भी जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले जलवायु की बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वर्षा भर, है ना, पूरे साल लगभग एक समान टेम्परेचर रहता है। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको। यहाँ वर्षा पूरे जो है, ये जो पूरे साल यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और यहाँ शीतकालीन नहीं पाया जाता, ठंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। दैनिक जो तापक्रम है वो कम भी होता है, और ये साल भर दोपहर के बाद वर्षा होती है। यानी कि भूमध्य सागरीय में क्या होता है, दोपहर के समय, दोपहर के बाद भी यहाँ पे वर्षा देखने को मिलता है। और ये वर्षा कितना होता है, 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। यहाँ वर्षा के प्राकृतिक सहवनीय है, और कपासी वर्षा बादलों द्वारा होता है। ये जो बादल होंगे यहाँ पे कपासी वर्षा बादलों द्वारा होती है। सापेक्षिक आर्द्रता वर्षा भर यहाँ पे ऊंची रहती है, आर्द्रता यहाँ पे हमेशा ऊंची रहती है, जो कि आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा, और आगे चलते हैं, आगे बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, इस पे भी जानना है भाई, क्योंकि ये भी आप सभी के लिए जरूरी है। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं, नेचुरली यहाँ पे चीज़ों को आप समझना है, तो यहाँ पे आपके प्राकृतिक वनस्पतियाँ में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं।
और ये पाए जाने वाले वृक्ष अत्यंत लंबे होते हैं, घने होते हैं और वृक्ष में सूर्य प्रकाश पाने के लिए होड़ लगी रहती है। वृक्षों में सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए जो है एक तरीके से होड़ जो है ना लगी रहती है। और यह एक प्रकार का एक भूमि पर विविध प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। यह इकाई भूमि पर विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वृक्षों के विविध स्तर पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे है ना महोगनी, रोजवुड, एवोनी, ग्रीन हार्ट वनस्पतियां, ये नीचे लियोन नामक घास भी पाई जाती है। तो और यहाँ पे मिट्टी कैसी होगी, तो यहाँ पे मिट्टी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारे जो चीजें हैं आपको जानना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पतियां है क्या, इसको आप जान लेंगे तो इम्तिहान में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग करने के लिए भी आता है और उसको समझने के लिए भी आता है। तो चलिए आगे की ओर। आप यहाँ पे कौन से निवासी, यहाँ पे निवासी जीवन की शैली क्या है, निवासी जीवन की शैली क्या है, तो यहाँ पे कांगो बेसिन में पिग्मी जनजातियां पाई जाती है। कांगो बेसिन में आपकी पिग्मी जनजातियां पाई जाती है और यहाँ पे पशु चराना और शिकार पर निर्भर रहते हैं। जो यहाँ पे लोग रहते हैं पशु को चराते हैं और शिकार के लिए डिपेंड रहते हैं, यानी कि शिकार वो पकड़ में आएगा तो उनका जीवन यापन चलेगा वरना नहीं चलेगा। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर। इसी में जो अगला उष्णकटिबंध है उस पर बात करते हैं और समझने की बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, जाकर आपके लिए पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इम्तिहान में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी और सागरीय जलवायु, ये जलवायु मुख्यतः 10 से लेकर के 30 डिग्री तक उत्तर दक्षिण अक्षांश के बीच समानतः महाद्वीपों को पूर्वी सीमांत पर पाई जाती है। यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के क्षेत्र में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के कुछ दक्षिणी चीनी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलता है। और उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु के क्षेत्र है मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर, गिनी तट और पूर्वी ब्राजील, ये देखने को मिलता है। उपरोक्त दोनों क्षेत्र में आपका सन्मार्गी हवाएं व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय मानसून है कहाँ पे, तो सबसे पहले ये 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच समानता देखने को मिलता है और महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया है, म्यांमार है, थाईलैंड, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो और यहाँ पे आपके दोनों क्षेत्र में आपके क्या है, व्यापारिक पवनें चलती हैं, इसके अंतर्गत ये चीजें देखने को मिलता है। फिर हम इसमें बात करते हैं जलवायु की, यानी कि मानसून जलवायु का प्रधान कारण, मुख्य कारण क्या है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का मुख्य कारण क्या है बताइए। तो इसका है आपका भूमि सागर का अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होना। पढ़ाया था आपको जब चक्रवात पढ़ाया था, तो भूमि और सागर का अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होना। यानी कि मानसून जलवायु में 4 ऋतुआं होती हैं। मानसूनी जलवायु में 4 ऋतुएं होती हैं। उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु उष्ण महादेशों के पूर्वी तट पर पाई जाती है, जो कि आप सभी को पता है कि उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु उष्ण महादेशों के पूर्वी तट पर पाई जाती है, जहां आपके व्यापारिक हवाओं के कारण सदैव वर्षा होती है ना। ये जो है आपका सन्मार्गिक हवाएं लिखी हैं, वो आपके व्यापारिक पवनें भी इसको कहते हैं। तो व्यापारिक पवनों के द्वारा यहाँ पे हमेशा बारिश होती है और ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सदैव पीड़ित रहता है। यानी कि मैंने कल भी आपको बताया था शाम वाली क्लास में कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका चक्रवात आने की स्थिति बना रहता है, जैसे कि हमने बात भी इस टॉपिक पर स्पेशली फॉर किया था। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियां, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं यहाँ मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं, कैसे वन, तो यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है आपका पर्णपाती वन पाए जाते हैं और मुख्य रूप से मुख्य जो वृक्ष है, यहाँ पे मुख्य रूप से वृक्ष जो पाए जाएंगे सागवान,
ये आपका म्यांमार में प्रमुख उत्पादक है। और इसके बाद साल है, शीशम है, चंदन है, बांस है, यूक्लिड्स, ये सभी चीजें, ये प्रमुख वृक्ष जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से पर्वतीय भाग में लैटराइट और नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि आप सभी को पता है, पढ़ाया भी था मैंने। और यहाँ पे जो जीवन शैली है, यहाँ पे जो निवासियों की जीवन शैली है, यहाँ अत्यंत गहन जीवन निर्वहन कृषि की जाती है। यहाँ पर कृषि पर सारे लोग डिपेंड हैं, यहाँ पर कृषि पर सारे लोग डिपेंड हैं। और यहाँ के कृषक को भूमि का भूखा कहा जाता है। जो ये उष्णकटिबंधीय में खेती करते हैं लोग, इन किसानों को जो है भूमि का भूखा कहा जाता है। इन कृषकों को भूमि का भूखा कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या दबाव के कारण उपलब्ध सारी भूमि पर कृषि की जाती है। तो ये भी चीज पूछा जा सकता है कि किस उसने है ना किस आपको प्राकृतिक वनस्पति को भूमि का भूखा कहा जाता है, तो आपको ये कमेंट में लिखना है, अभी बताना भी है आपको। और दबाव के कारण जो उपलब्ध सारी भूमि पर कृषि की जाती है। यहाँ सबसे अधिक फसल चावल की होती है, यानी कि चावल प्रधान फसल है, जिसके दो प्रकार हैं, यानी कि आर्द्र एवं शुष्क। गन्ना प्रधान नकदी फसल है, गन्ना आप सभी को पता है। और अन्य फसलों में जूट, कपास, गेहूं भी प्रमुख है। यहाँ की उच्च भूमि पर कॉफी, चाय, मसाले आदि कृषि की जाती है। कुछ भागों में स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। मलेशिया है आपका, लद्गा, मध्य अमेरिका, मिलप्पा, श्रीलंका, चीना, थाईलैंड, तमराई, फिलीपींस, चीन गिना आदि। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने समझ ली होगी। कोई डाउट है तो कमेंट में लिख करके बताइए, मैं आपका कमेंट का उत्तर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि सावन प्रदेश या सूडन प्रकार का जलवायु। अगला जो टॉपिक है इसी का हिस्सा है, सावन प्रदेश या सूडन प्रकार की जलवायु। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आएगा। और मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। यानी कि सावन प्रदेश में या सूडान प्रकार की जलवायु दोनों एक ही है, तो इन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। मैं जूम करता हूं और देखिएगा, यानी कि सावन तुल्य जलवायु में विश्वस्त रेखा तर जलवायु की अपेक्षा वार्षिक जो वर्षा है कम होती है। यानी कि सावन में जो वार्षिक वर्षा है वो कम होती है और वार्षिक वितरण भी असमान होती है। परिणाम स्वरूप बात करें तो घास के वृहद क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ पे घास के वृहद क्षेत्र मिलते हैं जिन्हें अफ्रीका में सावन कहते हैं, है ना। यानी कि सावन में जो है अफ्रीका में सबसे ज्यादा घास के क्षेत्र मिलते हैं, इसलिए अफ्रीका में इसको सावन कहते हैं। इसी आधार पर जलवायु का सावन तुल्य जलवायु नामकरण किया गया है। इसी आधार पर जलवायु का सावन तुल्य जलवायु नामकरण किया गया है। यानी कि इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। इसको सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, जो कि आपको समझने का प्रयास करना है। इसी में आगे चलते हैं, इसको सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, मैंने बताया आपको। और इस जलवायु प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर से 5 से 10 डिग्री प्रारंभ होकर के शुरू होकर के 15 से 20 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। इसकी स्थिति भूमध्य रेखा, निम्न वायुदाब तथा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के बीच देखने को मिलता है। यानी कि दक्षिण अमेरिका में इस जलवायु का विस्तार वेनेजुएला, कोलंबिया, गायन, दक्षिण मध्य ब्राजील, परगोव, अफ्रीका में विस्तृत रेखाएं, जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण सूडान में सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीजें पाई जाती हैं। यहाँ दृश्य भूमि को पारक लैंड, ये जो दृश्य है इनको यहाँ पे हम सावन में पारक लैंड भी कहते हैं, जहाँ पे घास ही घास देखने को मिलता है, या इसको हम बुश बेल्ट भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, पारक लैंड किसे कहते हैं और बुश लैंड किसे कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं चीजों को समझने का प्रयास करिए सारी चीजें। अब हम बात करते हैं जलवायु।
इसको भी समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंसी रखता है, इसलिए मैं बता भी रहा हूं। जलवायु यानी कि वर्षा भर उच्च तापक्रम बना रहता है, साल भर यहाँ पे हाई टेम्परेचर बना रहता है, परंतु वार्षिक तापांतर कुछ अधिक रहता है। वार्षिक तापांतर कुछ अधिक रहता है और इसका प्रमुख कारण क्या है? गर्मी के समय में और ठंड के समय में सूर्य की किरणों के कोण में कुछ अंतर हो जाता है। ठंड में कुछ अंतर और गर्मी में कुछ अंतर देखने को मिलता है। सूर्य की किरणों में जो सूर्य की किरणें के कोण है उसमें अंतर देखने को मिलता है। यानी कि उष्ण है ना, उष्णतम महीने वर्षा काल के ठीक पहले होता है। जो उष्णतम महीने होते हैं वो वर्षा काल के ठीक पहले होते हैं। और तापक्रम में विभिन्नता की दृष्टि से यहाँ पर 3 मौसम अनुभव किए जाते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पे सावन में 3 मौसम को अनुभव किया जाता है, यानी कि शुष्क शीत मौसम, उष्ण शुष्क मौसम और उष्णतार मौसम। ये तीनों याद रखिएगा। 3 मौसम यहाँ पे बताया जा रहा है, शुष्क शीत मौसम, उष्ण शीत मौसम, उष्णतार मौसम। वर्षा काल में उष्ण कटिबंधीय तेज चक्रवात चलते हैं और वर्षा काल में यहाँ पे तेज चक्रवात चलते हैं। इन्हें है ना टर्नोडो कहा जाता है, इन्हें जो है टर्नोडो भी कहा जाता है। और पश्चिम द्वीपीय समूह में हरिकेन का प्रभाव अधिक होता है। पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन का प्रभाव अधिक होता है, तो इसको भी आपको समझना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए इम्तिहान में बेनिफिशियल साबित होगा और ये चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। और इस तरह सावन जलवायु का जन्म सूर्य उत्तरायण, यानी कि इस तरह जो है सावन जलवायु का जो जन्म है सूर्य के उत्तरायण, सूर्य जब उत्तर की ओर निकलेगा और दक्षिणायन स्थिति के कारण, उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के कारण ग्रीष्म काल तथा शुष्क शरद काल के कारण होता है। ग्रीष्म काल के कारण और शुष्क शरद काल के कारण ऐसी स्थिति देखने को मिलता है। और सावन के प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा, सावन के प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा जो है आपका 100 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं चीजों को। अब क्या है, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं आंसर दूंगा। आप देखिए आपके सामने प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति है यानी कि आर्द्र विश्वस्ता और रेखीय तथा उष्ण सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु के बीच की स्थिति के कारण यहाँ वनस्पति भी मध्य प्रकार की होती है। यानी कि सर्वप्रमुख इसमें वनस्पति मोटी घासें मिलती हैं। सावन में आपको जो है, सावन उसने कटिबंधीय है, उसमें आपका जो है वनस्पति मोटी घास देखने को मिलता है। दूर दूर तक घास के बृहत मैदान देखने को मिलता है, यानी कि पूरा क्षेत्र घास से ही भरा हुआ है, जिनमें छोटे छोटे वृक्ष भी उगे रहते हैं। और जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है, जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है, वैसे वैसे घास के रंग तथा ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई की संख्या में अंतर आता है। जब वर्षा होगी नहीं तो क्या होगा, क्या होगा? वृक्ष मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। पानी की जरूरत पड़ती है ना, जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ऐसे ही होगा, जो कि आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, बताइए कमेंट लिख करके कोई डाउट हो तो। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, इसके स्थिति और विस्तार के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। और थके ना, 3-4 स्लाइड और है। अब हम इसका विस्तार के बारे में जानते हैं, क्या है इसका विस्तार और स्थिति एवं विस्तार। यानी कि 15 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच भूमध्य रेखा दोनों ओर महाद्वीपों के, भूमध्य रेखाओं के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित रहता है। इसके अंतर्गत एशिया के थार, सिंध, दक्षिण बलूचिस्तान, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका के सहारा और कालाहारी, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और दक्षिणी अमेरिका के आटाकामा तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिम एशिया में इस जलवायु का
सबसे ज्यादा विस्तार देखा जाता है। तो ये चीजें देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और ये साल भर सूखा रहता है। जलवायु इसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, और इसकी जलवायु जो प्रमुख विशेषता है उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अब जलवायु को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसी बात नहीं है। अब जलवायु यानी कि तापक्रम में वार्षिक वितरण के आधार पर, तापक्रम में वार्षिक वितरण के आधार पर दो मौसम, पता है आपको, ठंडा गर्म है ना, ठंडी गर्मी, और ग्रीष्म काल का औसत तापक्रम यहाँ पे 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच हो जाता है गर्मी के समय। और ठंड में कितना, 15 डिग्री से लेकर के 21 डिग्री तक, 15 डिग्री से लेकर के 21 डिग्री भी हो जाएगा। और आपका है ना, एक मिनट रुकिएगा, है ना, 15 से लेकर के 21 डिग्री तक पहुंच जाता है। परंतु रात्रि में तापक्रम बहुत अधिक गिर जाता है, टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है और यहाँ पे 10 डिग्री के आसपास हो जाता है। इस तरह उष्ण शुष्क रेगिस्तान भाग में वार्षिक तथा दैनिक तापांतर दोनों अधिक होता है ना। वार्षिक में दैनिक तापक्रम में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसको भी जानने का प्रयास करिएगा। और वार्षिक वर्षा इतना कम, यहाँ पे वार्षिक वर्षा तो कम ही होता है तथा परिवर्तनशील होती है, और औसत वार्षिक वर्षा का निर्धारण कठिन कार्य है। यानी कि यहाँ पे वर्षा होगा नहीं तो क्या आंकलन निकालेंगे, क्या अनुभव निकाल सकते हैं। और इस प्रदेश में विस्तृत वर्षा ना होकर के, इस प्रदेश में विस्तृत वर्षा ना होकर के स्थानीय रूप में होती है। वर्षा मुख्य रूप से सेवनीय प्रकार की होती है और 1 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। कभी कभी ये स्थिति, अगले उसमें देखते हैं, है ना, और कभी कभी ये बनी रहती हैं, कभी कभार होती है बारिश। और चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आंसर दूंगा। अब है प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि अधिकांश भाग तो वनस्पति विहीन है, अधिकांश भाग जो है वनस्पति विहीन है, जैसे कि लीबिया तथा अरब के रेगिस्तान, जैसे कि लीबिया और अरब के रेगिस्तान आदि वनस्पति भी हैं। तो झाड़ियां के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ की वनस्पतियां विशेष प्रकार की होती हैं ताकि सूखों का सामना कर सके, सूखे का सामना कर सके। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रेगिस्तान में खजूर है, बबूल है ना, सेहुड़ा है, नागफनी, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। और निवासियों की जीवन शैली कैसी होगी, बुशमैन आदि प्रमुख जनजातियां होंगी। ये 20 में बात करें तो बुशमैन आदि प्रमुख जनजातियां होंगी, और ये जनजातियां अधिकतर अखेट पर और कहीं ना कहीं स्थानांतरण कृषि पर निर्भर रहती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, आपको समझने का प्रयास करना है ना, बातें नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अच्छी बात है ना। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु की बात है ना। गर्म शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी भी है, इम्तिहान समय में पूछ लेता है और इस पे क्वेश्चन भी आया है और मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा, तो चीज़ें समझना भी है आपको। और 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, इस हिसाब से मैं आपको बताता भी रहूँगा बीच बीच में आगे चल करके। तो जलवायु है, ये जलवायु प्रदेश आपका 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक, 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश के बीच, उत्तर दक्षिण जो है अक्षांश के बीच में प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। और इस जलवायु का उत्पत्ति का कारण क्या है, वायु पेटी का हस्तांतरण, यानी कि वायु पेटी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है, इसलिए ये चीजें देखने को मिलता है। आप देखें, हम बात करें जलवायु, यानी कि जलवायु क्या होगा, तो सूक्ष्म गर्म ग्रीष्म ऋतु जिसमें स्थल से समुद्र की ओर हवा चलती है। क्या होता है, स्थल से समुद्र की ओर क्या होती है, हवा चलती है। ये हवाएं व्यापारिक पवनें होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ग्रीष्म काल का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहता है।
और शीतकाल में समुद्र की ओर से चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण वर्षा भी होती है। और ठंड के समय समुद्र की ओर जब हवा चलने वाली जो है पछुआ हवाएं, उसके कारण वर्षा भी होती है। और यहाँ मुख्यतः ये भी है आपका भूमध्य सागरीय, ये भी आपका चक्रवर्तीय आने की संभावना यहाँ पे बना रहता है। तो इस चीजों को भी आपको समझना है। और यहाँ वर्षा साल भर में 65 से लेकर के 82 सेंटीमीटर तक होता है। इसको समझना है, ठीक है। अब एक दो स्लाइड और है, चिंता ना करें, थक गए हो तो। और बस आपको ये भी चीजें हैं, मैं और प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बता दूं तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और मैं जूम कर देता हूं, आपकी रिक्वेस्ट है तो, ठीक है। और जितना हो सके चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि होता है कि जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें है ना पूछे जाते हैं। और इसमें जो है पहले अब बात करें हम प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो भूमध्य सागर जलवायु में जब ठंड के समय में संघनता तथा ग्रीष्म काल के लंबे सूखे के कारण, ठंड में है ना, जब भूमध्य सागरीय जलवायु में जाड़े में वर्षा की संघनता देखने को मिलता है ना, आपकी संघनता देखने को मिलता है। और ग्रीष्म काल के लंबे सूखे के कारण विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है ना। वर्षा यहाँ पे ठंड में तो वर्षा होगा, और सूखा जब गर्मी आएगी तो सूखे के कारण भी देखने को मिलेगा, वनस्पति देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और ग्रीष्म काल की चिलचिलाती धूप से अपनी रक्षा कर सके, है ना। शीतकालीन वर्षा पर डिपेंड रहेगी और ग्रीष्म काल में चिलचिलाती धूप से अपनी रक्षा कर सकेंगे। और वृक्ष की जड़ें काफी लंबी होती हैं, सही में वृक्ष की जड़ें जो है काफी दूर दूर तक फैली रहती हैं। वृक्ष में बात करें, ओका वृक्ष है, वलन नट, चेस्टनट, सरप्राइज, सीडर, ये सारे प्रमुख है। और इन वृक्षों की ऊंचाई कम होती है, इन सभी वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। और कहीं कहीं पर छोटे वृक्ष से युक्त झाड़ियां के झुंड मिलते हैं, छोटे छोटे वृक्ष की झाड़ियां भी मिलते हैं। और जिसे कैलिफोर्निया में चैप्रल और भूमध्य सागर में के भागों में माहकी कहते हैं। कैलिफोर्निया में चैप्रल कहते हैं और भूमध्य सागर में माहकी है ना, माहकी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी तो बहुत फायदा करेगा और इंपॉर्टेंस भी है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश में उपरोक्त वृक्षों के अलावा, इन सभी वृक्षों के अलावा जैतून तथा सैतून का भी पेड़ अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर घास कम मिलता है देखने को। और भूमध्य सागरीय प्रदेश में अपने रसीले फलों के लिए जाना जाता है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, जैतून है, अंजीरा, खुशबनी, अंगूर, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। तो ये सब देखिएगा, पढ़िएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पे और चीजें हैं मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूँ। पर यहाँ पे निवास करने की जीवन शैली क्या है भाई, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को मानव सभ्यता का पालन कहा जाता है, मानव सभ्यता का पालन कहा जाता है। और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें मानव सभ्यता का है ना पालना कहा जाता है, तो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश है। इस प्रदेश की विशेषता क्या है, इस प्रदेश की विशेषता क्या है, जो आप पीते हैं ना शराब, उस शराब का उत्पादन अधिकतर उसी देश में किया जाता है। और विश्व के कुछ प्रमुख शराब के नाम हैं जो कि मुझे नहीं पता, आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग पीते भी होंगे, और पीते हैं तो छोड़ दीजिए पीना, पहले कह रहे हैं, है ना। सेरी यानी कि सेरी कहते हैं स्पेन में, पोर्ट कहते हैं पुर्तगाल में, और चेस्टी आस्ती कहते हैं, और इसको मार्सला इटली में कहते हैं, स्पेना फ्रांस में कहते हैं। और सभी शराब अंगूर से बनाए जाते हैं, सभी जो शराब है अंगूर से बनाए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीजें आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं अगले चीजों पे, अगले बात करते हैं, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। शीतोष्ण महाद्वीपीय या स्टेपी जलवायु, शीतोष्ण महाद्वीपीय या स्टेपी जलवायु इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। और
सुनने का प्रयास करेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और इसको जो है एक्स्ट्रा पढ़ने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें स्थिति और विस्तार की बात करें तो 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में इन प्रदेशों का विस्तार एशिया में कैस्पियन सागर से रूसी और तुर्किस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। यूरोप में रूस के दक्षिण पूर्वी भाग डेन्यूब घाटी और उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी बेसिन और ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन तक और अफ्रीका में बेल्ट प्रदेश तक फैला हुआ, जो आपको याद करना है। यानी कि एशिया के स्टेपी तुराना प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। इनका नामकरण इन्हीं से किया गया है। तापांतरों की अधिकतम स्टेपी जलवायु का प्रमुख लक्षण है और उत्तरी डाकोटा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना विनिपेगा जलवायु का आपका जो है जलवायु का प्रतिनिधि नगर के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपको ये जानने का प्रयास करना है कि इसमें स्थिति और विस्तार में कि कहां कहां इसका फैलाव है और इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। बात हम करते हैं जलवायु, ये भी जरूरी है, चिंता ना करें, लास्ट स्लाइड है इसके बाद। तो जलवायु यानी कि जलवायु की बात करें तो समुद्र से अधिक दूरी के कारण यह अल्प वर्षा यानी कि 25 सेंटीमीटर ग्रीष्म काल में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में असल के सीमित विस्तार एवं समुद्री प्रभाव के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है और स्टेपी जलवायु में दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं और महाद्वीपीय अधिक गर्म और ठंडा ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। और शीतकाल का न्यूनतम तापमान यहाँ पे बर्फबारी हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ पे माइनस हो जाता है। और इसके जो अंतिम पार्ट्स है उसको जानने का प्रयास करिएगा और चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं बता दूंगा। बता रहे हैं हम, कमेंट में लिख दीजिए जो चीजें समझ में नहीं आ रही। अब हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। ये अल्प वर्षा के कारण सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म घासें, झाड़ियां और कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं, उगाई जाती हैं और नदी घाटियां और पर्वत ढालों के अग्रभाग में आपका जो है विल्लो, एल्डर, पॉपुलर वृक्ष उगते हैं। यानी कि नदी घाटियों व पर्वतीय ढाल को अग्रभाग में विल्लो, एल्डर और पॉपुलर वृक्ष उगते हैं। यानी कि स्टेपी घास व्यापक रूप से पाई जाती है और यहाँ पे मरुस्थलीय सीमा पर घास का स्थल कटीली झाड़ियों से, जो घास का स्थल है वो कटीली झाड़ी में कन्वर्ट हो जाती है। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं बताऊंगा। और निवासियों की जीवन शैली यानी कि इस प्रदेश के मूल निवासी एशियाई स्टेप और गिरगिज पेरियारी रेड इंडियन यहीं पे देखने को मिलता है। और वर्तमान समय में घास भूमि को साफ करके बृहत मशीनी और यहाँ पे गेहूं की खेती की जा रही है और संसार का अन्न का भंडार भी से कहा जाता है। संसार का अन्न का भंडार भी से कहा जाता है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताइए, मैं आपका डाउट का प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं डाउट का इंतजार कर रहा हूं। बताइए डाउट, आप सभी का डाउट एक एक करके मैं उसका आंसर भी बताऊंगा, बताइए जल्दी से। अब देखिए, आप सभी लोग मेरे साथ सोशल मीडिया के साथ जुड़िए। रवि रंजन लेक्चरर यूट्यूब पर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें, आपके लिए ये। और यहाँ पे व्हाट्सएप के साथ 8700146743 के साथ जुड़े और आप जो है टेलीग्राम पर अन्य एकेडमी रवि रंजन के नाम से सर्च करिए, फेसबुक पर रवि रंजन के नाम से सर्च करिए और इंस्टाग्राम पर रवि रंजन लेक्चरर, ट्विटर पर लेक्चरर रवि रंजन के नाम से सर्च करिए। और ये जो वीडियो आपको पूरी दिखाई दी गई है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इम्तिहान में चीजें आई थी, ये चीजें आती हैं और ये चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं ये चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा अगर आप जो है यूपीएससी का तैयारी करते हैं, सीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम की, तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ठीक है, अगले क्लास के साथ हम मिलते हैं रात 9 बजे। ठीक है, तो सभी ध्यानपूर्वक इसको, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां मन करे वहां पे पूछ सकते हैं।
ठीक है, अगले सेशन हम 9 बजे ठीक मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।